अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मुज़ाहिर बासेर, वेलकम टू योर क्लास। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने उसके स्कोप और इम्पॉर्टेंस की बात की थी। फिर हमने कुछ जनरल क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने वो भी डिस्कस किए थे जिससे आपको आइडिया हो गया था कि एग्जामिनर अगर पूछे तो वो कैसे पूछेगा। उसमें हमने बायो चिप्स, बायो कंप्यूटर, बायो फर्टिलाइज़र और उसके साथ हमने नैनो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। हमने कुछ उसके एथिक्स डिस्कस किए, कौन से क्वेश्चन हैं जिनको अभी सोल्यूशन की तरफ हमने जाना है। तो उसके साथ हमारा चैप्टर जो था वो क्लोज हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी है, लेकिन हम अपने कोर्स के लिहाज से उसको लेके चलेंगे। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो है मैन एंड हीज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारी बात हो रही है कि हम मैन हैं, एक बायोलॉजिकल नेम है जो कि मेल फीमेल दोनों पे अप्लाई होता है, और उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है, हम उसको भी देखेंगे। ये किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से डील करने वाला चैप्टर है, हम उसको भी देखने लगे हैं। और इसके साथ हम इन्वायरमेंट से क्या ले रहे हैं और बदले में इन्वायरमेंट को हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं। तो आ जाए इधर स्टार्ट पे। तो आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी सबसे पहले कि मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, ये आखिर बायोलॉजी की किस ब्रांच से तल्लक रखने वाला है। तो आपने पढ़ी हुई है डेफिनेशन, बेसिकली इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी क्या चीज़ होती है? ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। देखें, ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी जगह पे रह रहा है तो उसका एक सराउंडिंग भी है, उसका एक इन्वायरमेंट भी है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, और उनका आपस का जो फिजिकल एक इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। अगर इकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी आपको एक बात बताई जाए, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हम्बोल्ट। ठीक है, इसको फादर ऑफ द इकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इकोलॉजी की जो टर्म थी, या मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप था अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया था। लेकिन ये जो टर्म आई है वो कब आई है? वो आई है जी 1866 में, और आपने नाम सुना होगा अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, और अर्नस्ट हैकेल ने इसको सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड से लिया था जिसको उन्होंने कहा था इकोस। ठीक है, और इकोस का मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड। ठीक है, एक फैमिली है तो उसमें आपको पता है उसके डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने उससे एक टर्म जो थी वो इकोलॉजी डिराइव की है। तो इको का मतलब इको से निकला है जिसका मतलब है फैमिली हाउस होल्ड, और लोगी का मतलब होता है लोगस से निकला है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ द फैमिली हाउस होल्ड, यानी एक फैमिली है, उसके डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, वो आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, और उनका एक इन्वायरमेंट के साथ भी रिलेशनशिप होता है। तो ये इकोलॉजी वहाँ से ही डिराइव हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक टर्म आ जाती है इकोसिस्टम। देखें, इको का तो हमें पता चल गया, सिस्टम क्या चीज़ होती है। देखें, सिस्टम कोई भी एक स्टेबल और कम्प्लेक्स चीज़ होती है। ठीक है, जैसे आप अगर याद करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, आपने पढ़ा था कि सिंपल एक इंडिविजुअल है, उससे फिर स्पीशीज़ बनती हैं, स्पीशीज़ से फिर वापस एक पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है। ठीक है, तो ये एक पूरा एक हमारे इन्वायरमेंट का एक सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और अपनी जो सराउंडिंग होती है उसके साथ भी अपना रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं आप जी इकोसिस्टम। तो हम इसके साथ क्या देखेंगे, इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं कि इकोसिस्टम इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ठीक हो गया, वेयर लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विद द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। देखें, हर चीज़ की डेफिनेशन में थोड़ी थोड़ी एक स्पेसिफिसिटी आती है कि जब भी आप इकोसिस्टम का नाम लेंगे तो क्या चीज़ होगी कि ये वो इन्वायरमेंट का हिस्सा होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में देखें लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, जिनको आपने ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट भी कहा हुआ है। ठीक है, तो ये जब आपस में रिलेशनशिप करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल देखें, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर है, ये एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। ठीक हो गया, तो ये हम क्या करते हैं कि हम उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं और बदले में उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये एक जो सिस्टम डेवलप हो गया है इसे कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट आ गई चीज़
इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है, हम पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट कह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। इन्वायरमेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, सराउंडिंग अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में क्या चीज़ मौजूद है उसे कहते हैं इन्वायरमेंट, उर्दू में इसे हम माहौल भी कह देते हैं, ठीक है। और ये जो सराउंडिंग होती है ये दोनों तरह की होती हैं, या वो लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक हो गया, या वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी होंगे। अगर हम इस पे ही एग्जांपल देना चाहें तो हमारा मतलब डिस्कशन में काफ़ी सारा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन आपको पता है कि लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं और अपने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ भी। अच्छा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं या जिसकी हम बेसिक्स को पढ़ने जा रहे हैं वो है बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। साइकिल कोई भी चीज़ होती है, कोई भी एक्टिविटी है जो कि कंटिन्यूसली खुद को वापस रिपीट कर रही हो, ठीक है। तो ये कोई भी साइकिल है जो कि एक रिपीट होता रहेगा। तो मतलब क्या है इसका, देखें, बायो का मतलब है लाइफ और लाइफ से निकला है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक हो गया। और केमिकल से मुराद हम यहाँ पे केमिकल्स को स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स की जो शफलिंग होती रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और अपने इन्वायरमेंट के दरमियान, इसे कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो इसको प्रॉपरली डिफाइन हम करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दी सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक टू द इन्वायरमेंट। देखिए, कोई भी जो साइकिल होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल, उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट होगा। सबसे पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी क्या चीज़ होगी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने इन्वायरमेंट से आएगा। वो जो सराउंडिंग होगी वो क्या हो सकती है, वो एटमॉस्फेयर हो सकती है, वो हाइड्रोस्फीयर हो सकती है, वो लिथोस्फीयर हो सकती है, ठीक है। तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आएंगे और वापस ऑर्गेनिज्म की बॉडी और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से मूव करते हुए वापस इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस सर्कुलेशन को या इस गर्दिश को जो कि न्यूट्रिएंट्स की हो रही है उसे कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। और न्यूट्रिएंट्स से मुराद ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन या उसकी ग़िज़ाइयत का हिस्सा होंगे। अच्छा, देखिए, हम यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं बायो एलिमेंट्स का, ठीक है, या इनको बायो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। देखिए, एलिमेंट तो सारे हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि बायो एलिमेंट्स ये सारे वो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एलिमेंट को रिक्वायर करेंगे अपनी न्यूट्रिशन के लिए तो उसे कहते हैं बायो एलिमेंट्स, यानी स्पेसिफिकली एलिमेंट्स विच आर इन क्लोज एसोसिएशन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, उनकी डिमांड होती है कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और कुछ जो होते हैं वो लो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो उसकी वजह से जो एलिमेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी दो क्लासेस होती हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एज द नेम इंडिकेट द थिंग विच इज़ स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब उनका साइज स्मॉल नहीं है, लेकिन दीज आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इन द लीस्ट अमाउंट। और लीस्ट अमाउंट के साथ आपने एक और लफ्ज़ भी सुना होगा, हम इनको ट्रेस अमाउंट में भी रिक्वायर करते हैं या हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं। दूसरा हो गया जी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि ये वो न्यूट्रिएंट्स होंगे दैट आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, जो कि हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर हम एग्जांपल के केस में देखें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से देखें, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें हाई अमाउंट में चाहिए होती हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें आप आयरन की एग्जांपल दे सकते हैं, जिंक की एग्जांपल दे सकते हैं, मोलिब्डेनम की एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये सारी वो अमाउंट्स होंगी जो कि हमें कम अमाउंट्स में या ट्रेस एलिमेंट्स में या ट्रेस अमाउंट में चाहिए होंगी, ठीक हो गया। जब हम बायोजियोकेमिकल साइकिल को स्टार्ट करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, उनकी स्टोरिंग बॉडी कौन सी है, क्या चीज़ है, तो हम उसको देखना चाह रहे हैं। तो हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्राइमरी रेजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा कि प्राइमरी रेजर्वायर के ये बेसिकली आते कहाँ से हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग क्या होती है, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग जो होती है उसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी मूवमेंट होगी। साइक्लिंग का मतलब कोई भी चीज़ सर्कुलेशन में है, मूवमेंट में है।
लेकिन वो किस में होगी, बिटवीन द रेजरवायर। कोई भी दो रेजरवायर होंगे, फॉर एग्जांपल एक रेजरवायर आपका एक्वाटिक लाइफ है, पानी है, ओशियंस हैं, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर है। कोई चीज़ आ रही है एक रेजरवायर से दूसरे रेजरवायर तक, ठीक हो गया, और फिर उनके दरमियान इनका ट्रांसफ़र भी होता रहेगा, एक रेजरवायर से चीज़ दूसरे रेजरवायर में जाती रहेगी। ये जब हम बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई चीज़ आपके एटमॉस्फेयर से आ रही है और वापस हाइड्रोस्फीयर में जा रही है और वापस वहाँ से भी रिप्लेस होके, जैसे वाटर साइकिल में आप पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन हो रही है तो वापस इन्वायरमेंट में भी चली जाएगी और इन्वायरमेंट से वापस एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में आती रहेगी और उनकी मूवमेंट भी होती रहेंगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि रेजरवायर क्या चीज़ है, ठीक है। रेजरवायर कोई भी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्टोरेज बॉडी, कोई भी बॉडी है जिसने उस न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखा हुआ है और वहाँ से उनकी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। या जैसे आप एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कंटेनर, कोई भी चीज़ है वो किस जगह पे मौजूद है उसे हम कह रहे हैं कंटेनर, ठीक हो गया। तो रेजरवायर क्या होगा, स्टोरिंग बॉडी, स्टोरेज बॉडी, और उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं रेजरवायर की, हम दो तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इस तरह से कि जो रेजरवायर होता है उसकी नेचर की बात हम कर सकते हैं कि ये जो रेजरवायर होगा वो कौन सा हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिक होगा, फॉर एग्जांपल लिविंग बॉडी, बहुत से एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे तो वो ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वाइटामिन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरे होंगे इनऑर्गेनिक इन नेचर, जैसे आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी हम उसकी रेजरवायर की नेचर को डिस्कस कर सकते हैं कि या वो ऑर्गेनिक हो सकती है या वो इनऑर्गेनिक हो सकती है, ठीक हो गया। और दूसरी उसकी प्रेजेंस की बात कर सकते हैं कि रेजरवायर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रसाई है भी या नहीं, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है। अवेलेबल जब भी होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी होंगे उनको वो अपटेक कर लेंगे और जो एक बायोजियोकेमिकल साइकिल होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और उसकी ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो अनअवेलेबल होंगे वो ऐसी कम्प्लेक्स फॉर्म होगी जहाँ पे कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से फिर मूवमेंट ये स्टार्ट नहीं हो सकेगी। तो उसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अनअवेलेबल हैं। अच्छा, हम जब करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक नेचर है, ठीक हो गया। तो ऑर्गेनिक रेजरवायर की हम बात करें तो हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो तो ऑर्गेनिक रेजरवायर में कौन से आते हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं रेजरवायर ए, यानी ये पहला हमारी स्टोरेज बॉडी है, ठीक हो गया। और पहले हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं कि जब अवेलेबल होगा, ठीक हो गया। अच्छा देखें, जब हमने रेजरवायर की बात की तो हमने कहा उसकी हम करैक्टरिस्टिक्स या नेचर को बताएंगे और दूसरी उसकी अवेलेबिलिटी, तो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम उसकी एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। जो ऑर्गेनिक रेजरवायर है ये रेजरवायर ए है, इसकी हम बात करें कि ये अवेलेबल है, ठीक हो गया। और दूसरा उसकी नेचर जो है वो कौन सी है, ऑर्गेनिक है। और दूसरी हम कह रहे हैं कि इसकी एग्जांपल्स बता दें तो वो कौन सी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं कोई एलजी हो गई इन केस ऑफ एक्वाटिक लाइफ, और हमारे अगर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में देखें तो घास से लेके बड़े जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ तक ये सारे प्रोड्यूसर्स हो गए कि ये सारे वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी फूड को खुद प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। और फिर उनके ऊपर जो फूड इनटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिएंट्स इस वक्त प्रोड्यूसर में मौजूद हैं, जब कंज्यूमर उनके ऊपर फीडिंग करेंगे तो ये उनकी बॉडी में आ जाएंगे, तो ये एक रेजरवायर से दूसरे रेजरवायर में इनका ट्रांसफ़र भी हो रहा है, ठीक हो गया। और फिर एक लफ्ज़ यूज़ होती है डिट्रीवोर्स, या कुछ लोग इसे डिट्राइवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, और जो पार्शियली डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे कहते हैं डिट्रीटस या डिट्राइटस भी कहते हैं, ठीक है। और ये कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनिमल के केस में जब वो डेड हो जाएगा तो उसकी बॉडी का भी हो सकता है, और दूसरा ये प्लांट्स का भी हो सकता है, जिससे आप घास फूस भी या गले सड़े मादे वो भी आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा देखें रेजरवायर जो कि रेजरवायर बी है, और ये भी कौन सा है, ऑर्गेनिक रेजरवायर है, ठीक हो गया। नेचर हमने उसकी बता दी कि ये ऑर्गेनिक है। फिर देखें तो ये जो पहले था ये अवेलेबल था, अब यहाँ पे देखें तो ये अनअवेलेबल है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी आपको पता चलेगी। एग्जांपल देख लें कि जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गई, कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये अनअवेलेबल हो गए, ठीक हो गया। कि डायरेक्टली अब कोल हो गया उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर सकेगा। और उसकी वजह क्या होती है, सबसे पहली बात हम कहते हैं फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल्स, ठीक है। और फॉसिल्स जो होते हैं हम इनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं रीमेन्स,
ठीक हो गया कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे तो उनकी जो बाकियात होती हैं वो क्या होंगे कि मेनली जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वहाँ पे महफूज हो जाती हैं या प्रिजर्व हो जाती हैं। तो ये जो रिमेन्स होते हैं या एंशिएंट रिमेन्स भी हम कह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स। और जो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स या फॉसिल्स बनते कैसे हैं उसे हम कहते हैं फॉसिलाइजेशन। जी हम आगे उसको एक फ्लो शीट भी देखने लगे तो उसमें मजीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा हो गया जी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्स। ठीक है, नॉर्मली जो आपके सीज होते हैं, समुंदर होते हैं, वहाँ पे नीचे देखें तो वहाँ पे रॉक्स मौजूद होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स भी आप कह सकते हैं या फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो महफूज हो जाते हैं और वो इम्प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, और इम्प्रिंटिंग के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पे चीज़ इम्प्रिंट वो होगी जो कि डीकम्पोज नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या चीज़ है कि जैसे एक ढांचा है, स्केलेटन है, तो स्केलेटन में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, फास्फेट होते हैं, कैल्शियम होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक की नेचर नहीं है। तो जो लिविंग बॉडीज़ होती हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, वो इनको डीकम्पोज नहीं कर सकते। इसीलिए वो क्या होते हैं कि वही जो फॉसिल जो डीकम्पोज नहीं होगा वही इम्प्रिंट हो जाएगा, वही प्रिजर्व भी हो जाएगा। तो ये होता है सेडिमेंटेशन और फॉसिलाइजेशन। और यहाँ पे जो रेजरवायर है वो ऑर्गेनिक की नेचर ज़रूर है लेकिन वो अनअवेलेबल है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम रेजरवायर की बात करते हैं उसकी केमिकल नेचर आपने बताई कि या वो ऑर्गेनिक होगी या इनऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक के दोनों रेजरवायर हमने देख लिए। हम थर्ड जो रेजरवायर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक रेजरवायर, यानी इस रेजरवायर की या स्टोरिंग बॉडी की जो नेचर होती है वो इनऑर्गेनिक होगी। और क्योंकि ये तीसरे पे आ रही है तो हमने इसे रेजरवायर सी भी कह दिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें तो अब ये इनऑर्गेनिक की हम जब बात करेंगे तो रेजरवायर ये वो होगा जो कि अवेलेबल है। ठीक है, और ये अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रेजरवायर इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर, सॉइल यानी लिथोस्फेयर और वाटर या हाइड्रोस्फेयर। ठीक हो गया कि यहाँ पे क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स जब एटमॉस्फेयर में हैं, गैसेस एक्सचेंज होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाएंगे। तो एक रेजरवायर से दूसरे रेजरवायर में उनका ट्रांसफर भी हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म उनको अपटेक करने की सलाहियत भी रखेंगे। ठीक हो गया, तो इसे हम कहते हैं जी ये इनऑर्गेनिक रेजरवायर है लेकिन ये अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो जो नेक्स्ट रेजरवायर है जिसे हम कह रहे हैं रेजरवायर डी, क्योंकि अब चौथे नंबर पे आ रहा है तो हम इसे कह रहे हैं रेजरवायर डी। और ये इसकी भी नेचर कौन सी है? ये भी इनऑर्गेनिक नेचर है। ठीक हो गया। और दूसरा हम इसको देखें इसकी अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी, तो हम कहेंगे ये अनअवेलेबल है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसकी वजह भी क्या है कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रही है, यानी यहाँ पे भी रॉक्स की फॉर्म में मौजूद है। तो रॉक्स जो होते हैं वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको किसी किस्म के वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अपटेक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वो हाईली कम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उनको अपटेक करने की या उसको डिग्रेड करने की सलाहियत नहीं रखते। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके साथ एक फ्लो शीट डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी जिसमें हम इस रेजरवायर को कंप्लीट हम समझें कि हम उसको कंबाइन करके एक समराइज वे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है आर ए, मीन्स ये रेजरवायर ए था। उसकी नेचर कौन सी थी? ऑर्गेनिक की नेचर थी। ठीक हो गया। और दूसरा हमने कहा था कि ये अवेलेबल भी है एज अ न्यूट्रिएंट्स। ठीक हो गया। तो इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिट्राइटस, ये भी हमने या डिट्रेटस ये हमने डिस्कस भी कर लिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद हमने यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स, ये हमने सारी एग्जांपल ली हैं। आपको पता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जब सबसे पहले इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे तो सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट होगी साइकिल की वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हुए उनका जो एंड होगा वो हमेशा डीकम्पोजर्स पे होगा। ठीक हो गया। तो ये है ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो लिविंग हैं, लाइव अलाइव हैं। ठीक है, तो वो अवेलेबल भी हैं। नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल्स, कि जब यही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक हो गया, जब ये मौजूद थे तो तब ये अवेलेबल थे, लेकिन जब ये डेड हो गए, ठीक है, और जो ज़मीन होता है उसकी डीपर लेयर्स में चले गए और उसके बाद क्या हुआ कि इनके फॉसिल्स बनना शुरू हुए और वहाँ पे क्या होता है
कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो अब अवेलेबल नहीं है फॉर द न्यूट्रिएंट साइकिल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये डाउन द अर्थ बहुत ज़्यादा डीपर लेयर्स में मौजूद हैं, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे एयर भी नहीं होती, तो इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जब उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर पे एक्सपोज किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैटर होगा वो किस फॉर्म में मौजूद होगा, वो कोल, ऑयल, पीट, ये सारी, मतलब आपने जब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ये चीज़ इंफॉर्मेशन होगी कि ये अवेलेबल होंगे जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी, तो ये सारी बातें वहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन हम देखें क्योंकि ये सॉइल की या हमारी ज़मीन की डीपर लेयर्स में हैं, तो वहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें तो ये लिखा है मैंने RC, यानी ये कौन सा है, रेजरवायर सी। और रेजरवायर सी कौन सा होता है, ये होगा इनऑर्गेनिक इन नेचर। पहले हम सिंपल बातें कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैंने आपको जो कि एक रेजरवायर से दूसरी की साइकिलिंग हो रही है हमने वो भी शो की हुई है। ठीक है, तो ये जो हमने बात की एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, वाटर में, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको वो अपटेक कर लेंगे और एक साइक्लिक एक्टिविटी जो होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखें अब यहाँ पे जब ये एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, वाटर है, तो जब ये ज़मीन पे आएंगे वहाँ पे आउटगोइंग वाटर करंट के साथ जाएंगे, तो ये क्या होते हैं कि ये रॉक्स बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये मैटर कौन सा होगा, फिर ये रेजरवायर डी है, नेचर उसकी देखें तो इनऑर्गेनिक है और हम कहें तो ये अनअवेलेबल है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो मिनरल्स होती हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, वो रॉक्स में मौजूद होंगी। अच्छा, ये तो हमने वो एक सिंपल सी बातें डिस्कस की। अब थोड़ी सी इंटर कन्वर्जन देख लें। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप देखें तो रेजरवायर ए है और रेजरवायर बी है। यहाँ पे डायरेक्ट जो एक्सचेंज हो रहा है वो देखें, एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, वाटर है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जब होती है तो आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो यहाँ से रेजरवायर सी से चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं, रेजरवायर ए में जा रही हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर से जो कार्बन थी वो एक रेजरवायर से दूसरे रेजरवायर में चली गई। ठीक हो गया। तो ये इनकी बॉडी का हिस्सा हो गया। अब यहाँ से जो दूसरा एक्सचेंज है, ये एरो की डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है कि ए से सी में कन्वर्जन हो रही है। और वो कैसे हो रही है, देखें, रेस्पिरेशन हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है। ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जब भी होंगे तो आपको पता है कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे यही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह ये सारे जब प्रोड्यूस होंगे तो वापस जो इन्वायरमेंट में भी रिलीज हो जाएंगी। तो हमने पूरे रिजर्वायर में देखा कि किन प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ से सी से ए में गया और वापस ए से सी में चला गया। तो ये इनकी एक आपस में एक इंटर कन्वर्जन थी। दूसरा इधर देखें कि बी से सी में कैसे जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म है ना, देखें ये इसीलिए तो हम इसे इकोलॉजी कह रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है और वहाँ पे उनका आपस में इंटरेक्शन भी हो रहा है। तो बी से सी में देखें, जब यही कोल मौजूद है, ऑयल मौजूद है, पीट मौजूद था, ठीक है, जो कि अवेलेबल नहीं था लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन जैसे ही आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल करेंगे, ठीक है, तो उसके नतीजे में ये जो सारी गैसेस वगैरह होंगी वो कहाँ पे रिलीज होंगी, आपके एटमॉस्फेयर में। तो जब एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो वहाँ से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको अपटेक कर लेंगे। जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उसको अपटेक किया तो वो एक साइक्लिक एक्टिविटी में या बायोजियोकेमिकल साइकिल का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बने, ठीक है, वाटर के साथ ये मूव करते हुए गए, तो वहाँ पे ये जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होते हैं, ये वहाँ पे मौजूद हो गए जहाँ पे ये अनअवेलेबल थे। अब ये वापस जब देखें डी से सी में होगा तो कौन से प्रोसेसेस आएंगे, एक होती है एरोजन और एक होती है वेदरिंग। वेदरिंग जो होती है हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं जी डिजॉल्विंग ऑफ द रॉक्स। ठीक है, जब चट्टानें टूटें फूटेंगी, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये वापस आपके वाटर में ये चीज़ें रिलीज होंगी। जब वाटर में रिलीज होंगी तो जो एक्वाटिक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या एल्गी वगैरह होंगे वो सारे उसको अपटेक करेंगे और जो एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डिजॉल्विंग होती है ये किन तरीक़ों से होती है, या तो ये फिजिकल तरीक़ों से होती है, फॉर एग्जांपल हीट, टेम्परेचर उसमें चेंज आई तो उसकी वजह से ये रॉक्स ब्रेक हो गए। दूसरी चीज़ क्या हुई, हमने इसे कहा कि कोई केमिकल ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसे केमिकल थे जिन्होंने क्या किया कि उनको ब्रेक डाउन उसकी स्टार्ट कर दी, जिसके नतीजे में ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी ये ब्रेक हुई और वापस वो एटमॉस्फेयर या सॉइल या वाटर में चली गई। या जो तीसरी होती है वो बायोलॉजिकल भी होती है।
ठीक हो गया। जैसे आपने कोरल रीफ वगैरह ये सारी चीज़ें इन्वर्टिब्रेट्स के केस में भी पढ़ी होंगी। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि जो रिजर्वायर डी है वहाँ से सी में भी चला जाता है। तो पूरे को देखें, हमारे पास डिफरेंट 4 रिजर्वायर थे और उनका आपस में एक पॉइंट ऑफ एक्सचेंज भी हुआ। एक रिजर्वायर से दूसरे में चला गया और दूसरे से फिर तीसरे में चला गया और उसके नतीजे में उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बात ही क्या की थी कि मूवमेंट होगी, ठीक हो गया। और मूवमेंट कहाँ से होगी? बिटवीन द रिजर्वायर, जो कि आपने डायग्राम में देख लिया, और उनका ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो आज हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो रिजर्वायर है उसको देखा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो वाटर साइकिल है उससे स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आए वापस भी आप उससे डिस्कस कराया जा सकता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।